राइट, स्टोन एज को लिया प्री में हमने, राइट, प्रोटो हिस्ट्री में हमने किसको लिया, ब्रॉन्ज एज को लिया, और इसमें हमने लिया था किसको, वैदिक से स्टार्ट किया ऑनवर्ड्स के। वैसे तो द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन व्हाट वी फाउंड दैट वाज द अशोका 312, राइट। अशोका इंस्क्रिप्शन जो हमें 268 बीसी के बाद मिले हैं वो हमारे रिटन एविडेंसेज इन पिलर्स। उससे पहले तो वी टॉक अबाउट वेदास, वी टॉक अबाउट लिटरेरी सोर्सेज, तो वो सब वो है जैसे महाजन पदार्थ है, तो वो सब हम कहां मिल रहे हैं, महाजन पदार्थ के टाइम में नहीं लिखे गए, उसके बाद लिखे गए हैं। वेदास का जो है अध्ययन वो वेदों के टाइम ऋग्वेद में नहीं मिला है, बाद में मिले हैं। बट मौर्यज में जो लिखा गया वो मौर्यज में ही मिला है, तो रिटन एविडेंस की शुरुआत मौर्य करता है। बट चूंकि वेद बेस्ड ऑन द लिटरेरी एविडेंसेस, तो हम वहां से इसको एविडेंसेस में मान लेते हैं, राइट। वैसे हमको मिलना कब से शुरू हुआ था, मौर्यन से, राइट। सो प्री प्रोटो, अब स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना। प्री को स्टोन एज नहीं कहते हैं, मतलब हिस्ट्री वेयर वी डिड नॉट गेट द रिटन एविडेंसेस, प्रो डॉक्यूमेंटेड पीरियड, वो स्टोन एज का टाइम था जब हमें प्रो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, रिमेनिंग्स मिल रहे हैं, तो उसमें हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा, वैसे कॉपर एज भी इसी में आएगा, कॉपर में भी हमारे पास में कहां अवेलेबल है, रिटर्न नहीं है, राइट। ब्रॉन्ज है इसलिए सिर्फ इंडस को हमने इसमें रखा है, बाकी कॉपर किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। तो इसमें स्टोन एज आता है, कॉपर एज आता है, राइट। आयरन में तो हमको मिल गए थे, यहां मिल नहीं रहे, बट आयरन में खास बात है, इन साउथ इंडिया इन आयरन एज वी डिड नॉट गेट दी रिटर्न एविडेंसेज, नहीं मिलते हैं वहां पे, राइट। तो यहां पर ये स्टोन एज, तो स्टोन एज में हमारे पास में कौन कौन सा आ रहा है, पैलियो, मीजो, नियो, राइट। और फिर पैलियो के हमने 3 पार्ट किए हैं, लोअर, मिडिल, अपर, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड से। कहां से, एज वी स्टेटेड अर्लियर, राइट, क्या कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो अ पीरियड वेयर वी गेट द आर्टिफैक्ट्स, राइट, और रिमेनिंग्स, राइट। एंड इन दिस पीरियड जो मेन हमारे पास में है दैट इज द कल्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय टूल्स, एंड दीज आर एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स, राइट। आर्कियोलॉजी इनको एक्सकेवेट कर रहा है, तो जब भी कोई आर्कियोलॉजिस्ट किसी जगह को एक्सकेवेट करता है तो वो उसमें क्या देखना चाहता है। जैसे मान लो यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट, आपने किसी जगह को एक्सकेवेट किया, पहले तो एक्सकेवेट करोगे कहां, जगह कौन सी होगी। जैसे मान लो मुझे कोई अर्बन सिविलाइजेशन को देखना है कि भाई कहां हो, तो पहले मैं कोई ऐसी जगह लूंगा जो हिस्टोरिकल हो, या मुझे लगे कि यहां, ऐसा तो नहीं कि हर गांव खेत को खोदना शुरू कर दोगे, राइट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले यू डिसाइड अ प्लेस, पर 90% तो वो बाई ग्रेस ऑफ गॉड आता है, राइट। यू डिसाइड अ प्लेस, तो सबसे पहले वो क्या देखता है, वो देखता है what was the chronological order of settlements at that place। इसके लिए वो लेयर्स देखता है, तुमने देखा होगा इनका अध्ययन लेयर्स में होता है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो सबसे नहीं होती है, राइट। तो लेयर्स का अध्ययन करता है, और जो सबसे बाद में होगी सबसे ओल्ड होगी, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट वन। तो सबसे पहले वो देखता है कि जिस जगह पे आपने एक्सकेवेट किया है, जहां पे खुदाई की है, वहां पे लेयर्स का सीक्वेंस क्या है, कौन सा कहां पे है, पहली चीज वो देखता है। उससे पता लग जाता कि कौन सी एंशिएंट है और कौन सी न्यूएस्ट है। पहले आप क्रोनोलॉजिकल नहीं करें, पहले आप इससे पता लगा लोगे कि ओल्डेस्ट कौन सी है और न्यूएस्ट कौन सी, पहली बात।
दूसरी वो चीज वो यहां पे देखेगा, द सेकेंड थिंग्स व्हाट, सेकंड वो क्या देखना चाहेगा कि कोई एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन और ग्रुप जो है उसका यहां पे ओरिजिन और डिक्लाइन या एंड कैसे हुआ। जैसे इंडस, हाउ इंडस पीपल ओरिजिनेटेड एंड हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड। तो वो पहली चीज देखेगा, क्या देखेगा कि इसका ऑर्डर क्या रहा, क्रोनोलॉजिकल, सबसे ऊपर कौन है या नीचे कौन। दूसरा वो देखेगा कि उस जगह पर क्या कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन रही थी, कोई ग्रुप रहा था, तो वो कैसे आया और कैसे वो डिक्लाइन हुआ। और तीसरा वो उस जगह पे देखेगा जो यहां पे कि स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ कल्चर क्या रहा, कि जो भी ग्रुप यहां पे रहा है उसका स्पेसिफिक पैटर्न कल्चर क्या है, कौन कौन सी आर्टिफैक्ट्स है, कैसे कैसे मिली है, उनका क्या रहा है। तो स्पेसिफिक पैटर्न को देखेगा। राइट तो एक आर्कियोलॉजिस्ट 3 काम कर रहा है, पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दूसरा स्पेसिफिक पॉपुलेशन का ओरिजिन एंड डिक्लाइन, और तीसरा उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इसमें से जो पहला काम है वो जिनको बोलते हैं पैलियो आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुराने आर्कियोलॉजिस्ट थे वो किया करते थे। अब जो नया थॉट आया है वो थॉट इन दोनों चीजों को भी ध्यान देता है। सो बिफोर दिस वन वो लोग सिर्फ ध्यान देते थे कौन सा आया और कैसा रहा, सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। अब ऑर्डर के साथ साथ कौन सी कल्चर थी, कौन सा पॉपुलेशन था, कैसा ओरिजिन था, कैसे क्या, वो सब इसमें आता है। तो दिस वाज द पॉइंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। अब कोई भी इंडिया में कहीं भी हुई है तो आर्कियोलॉजिस्ट इसको उस फॉर्म में देखेगा। अब जैसे हमने कहा ये प्री हिस्टोरिक टाइम है, और ये टाइम जो है वो कहां से शुरू होता है हमारे पास में, अराउंड। तो पहले हम 3 चीजों पर ध्यान करते हैं। इफ आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट तो मैं पहले इसमें यह देखूंगा कि टाइम बीइंग क्या रहा, दूसरा कल्चर क्या है, तीसरा कल्चर को फॉर्म करने वाले कौन लोग थे, चौथा कि वहां पे उनका स्ट्रक्चर और फीचर्स क्या था। तो अगर मैं 1 बाय 1 चलूं तो सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूं कि हमें निकालना है कि उसका टाइम क्या पीरियड क्या रहा था। टाइम पीरियड निकालने की चीजें क्या होती है, वी नो नाउ साइंस हैज बीन प्रोग्रेस्ड अ लॉट, राइट। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कार्बन डेटिंग है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग स्टाइल है, उसके अलावा जो एंथर्स होते हैं, परागकण जिनको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स, उनके हिसाब से आप निकालते हो डेटिंग का। तो ये सब तरीकों से आप निकालते हो कि उसका टाइम बीइंग क्या रहा होगा, राइट, उसका एज टाइम क्या रहा होगा, पहली बात। दूसरा, वहां पे कल्चर कैसे इवॉल्व हुई होगी, कल्चर क्या है, हमने अभी पढ़ा व्हाट इज कल्चर। हिस्टोरिकल फॉर्म में अगर मैं पूछूं व्हाट इज कल्चर, कल्चर क्या है, इज ए सेट ऑफ ऑल मेटलिस्टिक एंड नॉन मेटलिस्टिक ऑफ ए सोसाइटी। उस सोसाइटी में जो आर्ट है, आर्टिफैक्चर है, मोरल है, बिलीफ है, उन सब का जो मिला जुला रूप है वो कौन है। सो इफ आई नीड टू नो अबाउट ए कल्चर, मुझे किस में जाना चाहिए पहले, उसके बाद मैं एजम्प्ट करूंगा कि उसके कि अगर मुझे एक शील मिली है उस पे एक आदमी अगर ऐसे बैठा है तो मैं एजम्प्ट करूंगा कि हो सकता है ये इनका डाइटी हो, देवता रहा हो, सबसे बड़ा देवता रहा हो, इसमें ये बिलीफ रहा हो, राइट। तो पहले मेरे पास में एक मेटलिस्टिक कल्चर आता है तो मैं उससे नॉन, तो इन दोनों को मिला के मैं उनकी कल्चर को बनाता हूं कि उनकी कल्चर ऐसी रही होगी, राइट। जैसे मान लो मुझे कोई टूल मिलता है, बड़ा भारी मोटा टूल है जो तो रफली डिजाइन किया गया, तो मैं क्या समझूंगा, कारीगर नहीं थे एक्चुअली, उनके लिए दे वर नॉट गुड टूल मेकर्स पीपल। सेकेंड, दे डिड नॉट यूज टूल्स ऑफनली, राइट। यूज किया, फेंक दिया, जैसे गड़ा गड़ा और फेंक दिया,
तो उनके लिए हंटिंग जो है वो एक प्योर प्रोफेशनल स्टाइल नहीं था। दूसरी बात कि मैं तुम्हें दो सिचुएशन देता हूं। एक सिचुएशन है कि यू फाउंड अ पॉटरी, राइट, विच इज यूनिवर्सल, राइट, एंड फेयरली डिजाइंड। एक जगह, और यूनिवर्सल कैसे है? अ सिंगल पॉटरी सिस्टम है। एक यू फाइंड डिफरेंट पॉटरी, राइट, नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। अब इन दोनों जगह के आपके अजम्पशंस क्या होंगे? वॉट अजम्पशंस विल यू मेक? आपको पॉटरी मिला है, मृदु भांड मिले हैं, मतलब मटके बर्तन मिले हुए हैं एक जगह पर, जो बिल्कुल सेम डिजाइन सेम पैटर्न के हैं, और हर जगह मतलब जहां जहां किए वहां वहां आपको मिले। एक दूसरी जगह जहां पर आपको बहुत अलग अलग डिजाइन के पैटर्न मिले हुए हैं एक ही जगह पर, और वो यूनिवर्सल नहीं है, कहीं कोई मिल रहा है, तो आपका क्या अजम्पशन होगा दोनों के लिए? ये क्या है जिसमें आपको एक सिंगल पैटर्न मिला हुआ है, बहुत डिजाइंड, इसमें आप कह रहे हैं कि रीजनल कल्चर है, और ये एक सिविलाइजेशन है। एनी अदर वन? किसी को अगर कुछ लगे? यूपीएससी तुमको पटक के मारेगा, भगवान का सुन। लुक वन थिंग, अगर पूरे भारत में एक ही तरह की करेंसी मिलती है, राइट, और फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव प्रोफेशनल पीपल। यहां पे प्रोफेशनल आर्टिसंस है, राइट, जो प्रोफेशनली किसी एक पॉटरी को डिजाइन कर रहे हैं। क्लियर? सेकेंड, दे हैव ए वेरी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसीलिए सब जगह एक जैसी पॉटरी पाई जा रही है। क्लियर है? यही बात यहां पे कि इट हैज ए सेंट्रलाइज सिस्टम, अ प्रोफेशनल आर्टिसंस, राइट, एंड अ सिस्टम जो सबके लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो हर टाइम तैयार है। और यहां पे अलग अलग लोग हैं, कोई एक सिस्टम नहीं है, साथ में है एट द टाइम ऑफ वॉरफेयर। जब युद्ध वगैरह होता है तो इकट्ठा हो जाते हैं, वरना इनके ऊपर कोई भी एक कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है। दे आर नॉट प्रोफेशनल इन नेचर। क्लियर? अब यही इंडस वैली और कॉपर एज है, उठा के देख लो। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे पास में रेड स्लिप वेयर है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक ऑन रेड या रेड ऑन ब्लैक? ब्लैक ऑन, नहीं, एक था ब्लैक एंड रेड, एक ब्लैक ऑन रेड। तो एक ब्लैक ऑन रेड मतलब रेड कलर का वेयर था जिसमें ब्लैक पेंटिंग है ज्योमेट्रिकल। ये तुमको हर एक, ये जो है इट्स ए सिग्निफिकेंट पॉटरी ऑफ इंडस वैली। तो आपको काफी जगह में इसको रेड स्लिप वेयर बोलते हैं। बट यही अगर आप जाते हो अदर कल्चर्स में, जॉब, नाल, क्वेटा, आमरी, अपने मालवा, जोरबे, सवालड़ा, नरहण, हर जगह अलग अलग पॉटरी, क्योंकि दे वर नॉट यूनिफाइड अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड दे वर नॉट द प्रोफेशनल आर्टिसंस। और इंडस के पास प्रोफेशनल आर्टिसंस थे जो यही काम कर रहे हैं। तभी तो अभी तो हमने कहा था कि उनकी ब्रिक्स जो है वो यूनिक है, हर जगह एक ही आपको उनका रेशियो मिल रहा है ना, 4:2:1, और एकदम बेक्ड ब्रिक्स है, पक्की भी ईंटें हर जगह एक जैसी मिल रही है। क्यों? सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम। सो ये चीज जो है ये आपका डिनोट करता है कि वहां की कल्चर, वहां का सिस्टम कैसा रहा होगा। सिर्फ आपको पॉटरी मिली है एंड यू मेक अजम्पशंस कि ऐसा रहा होगा। तो जब एक्सकेवेशन होता है तो इस फॉर्म में होता है, राइट, और फिर अजम्पशंस बनते हैं अलग अलग थ्योरीज के फॉर्म में कि भाई क्या रहा होगा। अगर यहां पे इवोल्यूशनरी होते, से टाइलर है, मॉर्गन है, तो वो क्या कहते हैं कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। कल्चर इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। पहले एक सिंपल कल्चर आई होगी, फिर दूसरी कॉम्प्लेक्स, और फिर तीसरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी। टाइलर बोल रहा है, मॉर्गन बोल रहा है कि पहले आप कौन थे? सेवेजेस थे, देन यू बिकेम बारबेरियंस, एंड फाइनली यू बिकेम सिविलाइज्ड।
राइट? तो आपको मॉर्गन क्या बोला? मॉर्गन टोल्ड दैट द कल्चर इवोल्यूटेड इन दीज स्टेप्स. कौन सा है? सेवेज, बारबेरियन एंड सिविलाइज्ड. तो आपका ये सिस्टम है. तो व्हेन यू विल डिसाइड द कल्चर, आप देखोगे कि वहां पे पैटर्न कौन सा है, लोगों का खाना पीना कैसा है, क्या वो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, इज देयर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज देयर, क्या लोगों का रहन सहन, उनका जो हाउस का पैटर्न है, जो अर्बन पैटर्न है, वो क्या एक जैसा है? जैसे इन इंडस वैली सिविलाइजेशन यू हैव टू लोअर एंड अपर पार्ट, अपर सिटेडल, लोअर टाउन, अलग अलग बिल्डिंग्स, पैटर्न एक तरह का वो. तो वो बताता है एक सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम वेरी यूनिक इन नेचर. सो कल्चर में वो कहता है कि एक टाइम रहा होगा कि पहले हंटिंग फूड गैदर्स रहे होंगे, उसके बाद वो कहीं एक सेटल हुए होंगे विलेजेस में, और फाइनली उन्होंने अपने सिटीज बनाए होंगे, सिविलाइज्ड रहे होंगे, राइट? अंडर वन इंस्टीट्यूशन. ये है इंस्टीट्यूशनल थिंग. व्हेन कल्चर इज डोमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन, इट बिकम सिविलाइज्ड. When people dominate the institution, is barbarian, and there is no institute, that is savage. Where people are everywhere, not institutes. When a person is governed by law, you become a state, you become civilized. When law are there to protect the culture, you are barbarian. But there is no law, only natural law is there. Savages. अगर आप जंगल के कानून मानते हो तो जंगली हो. अपने कानून है बट ढीले डाले हैं, बर्बर हो. बट कानून मानते हो मेन कि कानून के अंतर्गत जीना है, तो सिविलाइज्ड हो. आज हम क्या करते हैं? वी आर लिविंग, वी आर गवर्न्ड बाय द लॉ. तो ये सिस्टम एक है. तो एक टाइम में इवोल्यूशनरी बता रहे हैं ये बात, फिर हमने दोबारा डिस्कस किया था कि एक लोग ये कहते हैं कि इवोल्यूशन के थ्रू कल्चर आया, दूसरे लोग क्या कहते हैं कि नहीं, कल्चर एक जगह पैदा हुआ, अलग जगह डिफ्यूज हो रहा है. सो पीपल बिकेम कल्चर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, राइट? तो यहां पे आता है बेकोफेन, स्लीमैन. दीज पीपल आर कॉल्ड डिफ्यूजनिस्ट्स. देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वी शैल डिस्कस अबाउट द कल्चर इन हिस्ट्री. अब कल्चर कैसे, से आई एम टॉकिंग अबाउट द कल्चर ऑफ इंडस वैली, पहले हम उस पर आएंगे. तो क्या इंडस वैली वॉज अ कल्चर विच इरप्टेड एट वन प्लेस, इमर्ज एट वन प्लेस ओनली, या उसने पास की जो कल्चर थी उससे डिफ्यूज होकर एक नया बना? जैसे ये लोग मानते हैं, इसमें दो कंसेप्ट्स है इन डिफ्यूजनिज्म. एक ये कहता है कि द सेंटर ऑफ कल्चर वाज इजिप्ट, द ग्रेट सेंटर ऑफ कल्चर वाज इजिप्ट, और दुनिया में जितनी भी कल्चर पैदा है वो कहां से आई डिफ्यूज होके? इजिप्ट से. दैट वाज द पीपल. दूसरे कहते हैं नहीं, कल्चर जो है ये कल्चर एरिया में अलग अलग जगह पैदा हुई, राइट? एंड देन दे इंटरेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ट्रेड, थ्रू वॉरफेयर, मीन्स दे कॉन्टेक्ट टू ईच अदर. जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में कॉलोनी बसाने आता है तो हमने ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट किया. अब अटैक हो रहा है अपने किनका, तर्कीज का इंडिया पे, मुगल्स का इंडिया पे, सकाज आ रहे हैं, कुशान्स आ रहे हैं, पाथिन आ रहे हैं. अडॉप्टेड कल्चर थ्रू वॉर, ट्रेड के थ्रू, वॉरफेयर, ट्रेड, इनके थ्रू यू कॉन्टेक्ट विद अदर कल्चर्स, राइट? एंड यू गेट सम ट्रेड्स. नई कल्चर में आ रहे, नए ट्रेड्स आ रहे, चाइनीज फूड खा रहे हो, मैक्सिकन खा रहे हो, इटालियन खा रहे हो. वॉरफेयर की वजह से थोड़ी है, कॉन्टेक्ट की वजह से. ब्रिटिशर्स का वॉरफेयर था, अमेरिका के साथ यू डोंट हैव एनीथिंग, बट हम कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं. यू स्टार्ट विद द लिविंग कंसेप्ट विच वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस LGBTQ, नॉट द पार्ट ऑफ दैट. बट विद द कोर्स ऑफ टाइम आपकी कल्चर एक कल्चर हो रही है. अमेरिका अडॉप्टिंग योगा, आयुर्वेदा, राइट? हो रहा है ना. यूरोपियन कंट्रीज फॉलोइंग द आयुर्वेदा एंड योगा. ये हो रहा है अकल्चरेशन, ट्रांसकल्चरेशन. दो डिफरेंट कल्चर के बीच में ट्रेड्स का आदान प्रदान हो रहा है. एक कल्चर दूसरे के कांटेक्ट में आके कल्चर ले रहे, उसको बोलते हैं अकल्चरेशन, राइट? एक होता है अनकल्चर्ड. अनकल्चरिंग क्या होता है? जब आपकी फैमिली में आप कल्चर को सीखते हैं. व्हेन यू अनकल्चर्ड इन ए प्रॉपर कल्चर. तो कल्चर इन ए कल्चर इज कॉल्ड अनकल्चरेशन, जो हमारे घर में होता है. दूसरा होता है अकल्चरेशन, व्हेन टू डिफरेंट कल्चर्स कम्स टू ए कॉन्टेक्ट, तो उनमें जो ट्रेड्स का जो चेंज हो रहा है एक का दूसरे में, उसको बोलते हैं अकल्चरेशन. एक होता है डीकल्चरेशन, कि जब आप किसी कल्चर के पास आते हैं आपके खुद के एलिमेंट
डिस्ट्रॉय हो जाता है। यू अडॉप्ट ए न्यू कल्चर, व्हाट हैपेंड टू द अफ्रीकन कंट्री, अडॉप्ट टू ट्राइबल पीपल, अपना रिलीजन छोड़ दिया, दूसरे रिलीजन आ गए, अपने ट्रेड बिलीफ छोड़ दिए, दिस इज कॉल्ड द डीकल्चरेशन। और एक होता है क्रॉस कल्चर, कि आपने क्या किया, आपके ट्रेड्स वहां और उनके ट्रेड्स आपके पास, आपने यूरोपियन से सीखा और वहां आयुर्वेद और योगा दिया। सो दिस इज द थिंग कॉल्ड द डिफ्यूजन। ये लोग कहते हैं डिफ्यूजन से गए, कॉन्टेक्स्ट से गए, राइट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कल्चर की जो बात करते हैं, दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। एक का नाम था यस गॉर्डन साइज, सोशल चेंजेस थ्रू टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। ये कहता है कि जो चेंजेस सोशल आप देखते हो हिस्ट्री के अंदर विद डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटी, उसकी वजह से क्या था, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, राइट। और वो बात करता है किसकी, वो बात करता है पहले नियोलिथिक रिवोल्यूशन, दूसरी बात करता है और तीसरी बात करता है राइट। ये गार्डन चाइल्ड कहता है ये वाली बात, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, सोशल चेंजेस थ्रू टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, ये बात कर रहा है ये गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड कहता है कि ये भी एक इवोल्यूशन है। पहले आपने क्या किया, नियो से पहले 99% जर्नी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसी रही, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हमने जब इस धरती पर आए कब आए थे, 5 लाख BC फर्स्ट। हम कहते हैं 2.5 मिलियन एगो हम पहली बार ईस्ट अफ्रीका में हो रहे हैं एप्स के फॉर्म में। पहला ह्यूमन कब आ रहा है, 5 लाख में, जब आप लोअर पैलेलिथिक की बात करते हैं, होमो इरेक्टस की बात करते हैं ह्यूमन, वहां से आज तक अगर अपना सफर ढूंढो आप, तो मात्र 1% टाइम में ही आप प्रोड्यूसर रहे हैं। अदरवाइज आप कौन है, हंटिंग एंड फूड गैदरर्स। आपके दो ही काम था, नट सीड को इकट्ठा करना और हंटिंग करना, और आपका कोई काम ही नहीं था। सो ये 1% आपका है जो आप इस जीवन को जी रहे हैं, द अर्बन रिवोल्यूशन को, नियोलिथिक को। सो बिफोर नियोलिथिक वी वर द गैदरर्स, वी वर द कंज्यूमर्स, राइट। बट नियोलिथिक में क्या किया, दिस कंज्यूमर कन्वर्टेड इनटू प्रोड्यूसर। अर्बन, यू बिकेम सिविलाइज्ड, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्लीटली, और फिर इंडस्ट्रियल। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सो दिस टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन चेंज द सोशल सोसाइटी एज ए होल। ये बात कौन कह रहा है, गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड के बाद में एक आए थे आपके यस लेस्ली वाइट कहता है कि ईच एंड एवरी कल्चर हैज ए डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल लेवल, राइट, डिफरेंट एडवांसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है एनर्जी कंजप्शन। ईच एंड एवरी कल्चर कंजप्ट एनर्जी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे जो अवेलेबल रिसोर्स के आपसे तो आप एनर्जी लोगे। तो वो कहता है कि किसी भी कल्चर का क्या टेक्नोलॉजिकल लेवल रहेगा, क्या उसका एडवांसमेंट का लेवल रहेगा, ये तय करता है कि उनका पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन कितना है, राइट। तो जितना ज्यादा पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन होगा उतनी ही कल्चर एडवांस होती जाएगी। और पर कैपिटा के अंदर वो कैसे बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी। सो जब एनर्जी और टेक्नोलॉजी ये दोनों बढ़ते हैं तो ये किसको एडवांस करते हैं, कल्चर को। ये है लेस्ली वाइट, द थ्योरी ऑफ एनर्जी कंजप्शन। अब यही बात मैं आपको कहता हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉपर एज एंड ब्रॉन्ज एज, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडस के पास सारी कल्चर हुआ करती थी, है ना। वहीं पे अहाड़ इज कॉन्टेम्पररी टू द इंडस, मालवा कॉन्टेम्पररी। इधर आप देखो तो जो हमने जो साइट्स पढ़ी थी, मुंडीगक है, दमसादात है,
राणा गुंडाई है, आमरी है, नाल है, कोट दीजी है, दे ऑल वर कंटेम्परेरी, बट दे डिडंट बिकम civilization, became culture only, and Indus converted into civilization. कैसे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मोर कंजप्शन ऑफ एनर्जी, और बढ़ गए, राइट? तो ये बात यहां से, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे इनका ये सिस्टम होता है। इसके बाद आता है जूलियन स्टीवार्ड। स्टीवार्ड कहता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ कल्चर, ये इन्वायरमेंट को फैक्टर मानता है कि किसी भी कल्चर इवोल्यूशन एडवांसमेंट उसके सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, उसके इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। बिकॉज ये कल्चर को क्या बोलता है? कल्चर क्या है? अडेप्टेशन टू दी सराउंडिंग, राइट? कल्चर इज दी, कल्चर जो है ना, ये इन्वायरमेंटल पार्ट ऑफ मैन। समझ में आ गया? कल्चर इज द इन्वायरमेंटल पार्ट ऑफ मैन, मतलब मैन ने इन्वायरमेंट से जो एक कनेक्शन लिया है उसी को आपने कल्चर कहा है, ये कह रहा है ये। तो इसका मतलब जब आप कल्चर पढ़ते हो तो उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर? ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप इंडस वैली के एरिया की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि पहली जो है पैलेलिथिक में आपको पहले जो टूल मिले वो रिवर वैली सिस्टम में क्यों मिल रहे हैं? क्यों पोटवार प्लेटू, क्यों सोन वैली, क्यों आपके पास में आपका पूरा जो राजस्थान में डीडवाना का आ रहा है, लूनी का बेल्ट आ रहा है, वहां पे आ रहा है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, गोदावरी, यही क्यों? यही क्यों? बाकी जगह क्यों नहीं? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो पहली जब हम कल्चर को ढूंढने जाते हैं तो कहां ढूंढते हैं? रिवर बेल्ट में, राइट? क्योंकि रिवर बेल्ट में आपको शेल्टर है, आपको वाटर है, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, आपके पास टूल बनाने के लिए स्टोन है, जो रॉ मटेरियल तुमको चाहिए वो वहां पे अवेलेबल है। इसलिए आप कहां ढूंढते हैं उनको? रिवर बेल्ट में। रिवर बेल्ट से अंदर की तरफ माइग्रेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर मैं कहूं मैं रिवर बेल्ट में नहीं रहना चाहता, मैं अंदर की ओर जाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सरप्लस। मैं उस इलाके से बाहर कर दूंगा, व्हेन आई सेल एट मोर रिसोर्सेज एट अदर साइड, और आई विल बी बैक्ड बाय दीज रिसोर्सेज। कि भाई मैं शहर में रहूं, मुझे गांव से अनाज आता रहे, तो मैं शहर में जाकर कुछ और कर लूंगा, उसकी ट्रेडिंग कर लूंगा, आर्टिसन बन जाऊंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाऊंगा, बट बैक्ड बाय द विलेजेस। तो विलेज वुड बी द सेंटर ऑफ रॉ मटेरियल, एंड दैट विल बी, वो क्या करेंगे? उनका उस रॉ को किसमें? प्रोसेसिंग। सो नाउ द सिटी विल बी द प्रोसेसिंग यूनिट्स, यूनिट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे रिसोर्सेज को आगे ले जाने के लिए। क्या शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर्स, नॉट दी हंटिंग एंड फूड गैदर्स। इफ आई एम एन हंटिंग एंड फूड गैदर्स, अगर मैं शिकारी हूं तो मैं ज्यादातर जंगल में रहना ही पसंद करूंगा। वो भी नदी किनारे, क्यों? जानवर पानी पीने आएगा, मुझे पीछे भागने, क्यों? मैं भाग तो सकता नहीं उनके बराबर, मैं तो खरगोश के बराबर भी नहीं भाग सकता। सीधी बात है ना। जंगल का कौन सा जानवर तुमसे धीरे भागता है? कछुए को छोड़ दो, जंगल का नहीं है। जंगल में जितने भी सर्वाइवल वाले वो सब तुमसे तेज है ना? अजगर पड़ा हुआ भी तुमसे तेज है, तो सीधा ले गए अंदर ही तुमको। सो इंपॉर्टेंटली आपको समझना है कि आप वहां क्यों रह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात है थ्रू इरोजन आपको शेल्टर्स मिल जाते हैं, हर जानवर को वहां आना पड़ता है और दिन के टाइम में मिल जाता है, राइट? रात को आप छुप के पत्थर लगा के जी सकते हो। तो फर्स्ट आपको वही रिवर बेल्ट मिलेगा। तो जूलियन स्टीवर्ट बोलता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो फाइनली अगर हम देखें, चाहे वो मॉर्गन रहा हो, चाहे स्टीफन हो, बैकॉन हो, वो एक बात बोलते हैं कि किसी भी कल्चर के 3 स्तर होते हैं। इट्स लाइक ए केक, राइट? सबसे नीचे का जो स्तर होता है दैट इज द बेस, होता है टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुम्हारा होता है सोशल, राइट? और उसके ऊपर होती है तुम्हारी किसी भी कल्चर के ये 3 लेयर है। इट्स लाइक ए केक, कि सबसे पहले कि तुम किस टेक्नोलॉजी यूज करते हो। हंटिंग फूड गैदर्स हो, राइट? फिशिंग कर रहे हो,
लिमिटेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, राइट? यानी कि तुम्हारे पास में तुम क्या कर रहे हो, तुम शेफर्ड हो, तुम हंटिंग फूड गैदरिंग कर रहे हो, या प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सिस्टम है, या एडवांस एग्रीकल्चर है, या ट्रेड एंड कॉमर्स है। तुम्हारी टेक्नोलॉजी क्या है, तुम्हारा पहला, उसके हिसाब से तुम्हारा क्या होगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हंटिंग फूड गैदर्स हो तो पहली बात तो यह है कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता, खाने पीने को ही नहीं है। छोटे छोटे ग्रुप्स में रहोगे, जहां जहां रिसोर्सेज होंगे वहां भागते फिरोगे, आज यहां थे कल वहां परसों वहां भागते फिरोगे, तो तुम्हारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगा, छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे तुम्हारे। इससे थोड़ा आगे अगर तुम कैटल्स बन जाते हो तो तुम सीजनल रहोगे, ग्रुप्स में रहोगे कैटल्स के, तो तुम्हारे थोड़े बड़े ग्रुप्स बनेंगे जो सीजनल माइग्रेट होंगे, गर्मी में कहीं और सर्दी में कहीं। गद्दी एंड बकरवाल्स इन कश्मीर एरिया, इन हिमाचल, ये लोग क्या करते हैं कि जब सर्दी का टाइम खत्म हो जाता है तो उतर के नीचे आ जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए अपने पशुओं को ले आते हैं वैलीज में, और जैसे ही सर्दी बढ़ती वापस से माउंटेन में। एंड द होल सेंट्रल इंडिया, जितनी भी सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स है हमारी, किर्गिज को ले लो, सारे मंगोलियंस ले लो, ये सब लोग कौन थे, ये सबके सब शेफर्ड्स हैं, चरा गए हैं, घोड़े को मेन रखते हैं ये लोग। इसीलिए जब वो यूनाइटेड होकर अटैक कर रहे थे तो उनका जो वॉरफेयर था वो बहुत पावरफुल था। किसकी वजह से? कैवेलरी। उनकी कैवेलरी बहुत पावरफुल, वेदर मुगल्स और तुर्क्स चाहे मंगोल्स, बिकॉज दे केम फ्रॉम दैट एरिया ऑफ ग्रासलैंड्स जहां पर आप शुरू से कैटल्स के साथ रहे, और उसमें मेन कौन था? हॉर्स। उनके पास हॉर्सेस टॉप क्वालिटी के थे, और हॉर्सेज का वॉरफेयर भी बहुत पावरफुल था, क्योंकि सारी चीज किस पे चल रही थी? हॉर्सेज पे। तो वो सेंट्रल एशियन स्टाइल है, तो उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग तरह का होगा। उसके बाद इफ यू आर इन एग्रीकल्चर, राइट, तो यू विल फाइंड ए प्रॉपर सेटलमेंट। क्यों? फॉर यू पीपल नाउ लैंड इज द मेन रिसोर्स। तुम्हें जमीन चाहिए, तुम्हें जगह चाहिए। अब तुम्हारा कैटल रिसोर्स नहीं है, अब रिसोर्स कौन है? लैंड। वैदिक टू लेटर वैदिक, इन ऋग्वैदिक पीरियड दे ऑल क्या थे? वो सारे कौन थे? पास्टोरल लाइफ, पशुपालक है, तो उनके लिए मेन कौन है? काऊ। लड़ाइयां किसके लिए? काऊ के लिए। किसकी देखभाल करनी है? काऊ की। सारा खेल कैटल का। तो जब कैटल का खेल होगा तो इकोनॉमी में मैन वुमेन दोनों बराबर है, तो इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन जेंडर इक्वेलिटी, होमोजीनियस सोसाइटी, राइट, कॉमन प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी कौन है? काऊ। वहां पे हॉर्स, कहीं पे गॉट एंड सीप, राइट। बट व्हेन इट गेट चेंज्ड, जैसे ही टेक्नोलॉजी का लेवल चेंज होता है, जैसे ही आप उससे आगे बढ़ के आयरन को यूज करते हो, वास्ट एग्रीकल्चर सिस्टम में आते हो, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन चेंज, डिवीजन ऑफ लेबर, इनइक्वालिटी, हायरार्की सोसाइटी, हेटेरोडॉक्स सोसाइटी, हेटेरोजीनियस सोसाइटी, सब कुछ चेंज। नई सोसाइटी जिसमें अलग अलग होंगे, एक प्रोड्यूसर होंगे, एक वो लोग होंगे जो उस प्रोड्यूस को कंट्रोल करेंगे, गवर्न करेंगे, एक लैंड ओनर होंगे, तो किसके पास लैंड ज्यादा तो बड़ा, लैंड कम तो कम, कोई लैंड पे काम करने वाला मजदूर, कोई मालिक, गृहपति, श्रेष्ठी। टाइम हैज बीन चेंज्ड। और उसके बाद में इसके साथ क्या चेंज होता रहता है? भूखे के सपने में रोटी। तुम्हारी आइडियोलॉजी कहां खत्म हो जाती है कि शाम को बस खाना मिल जाए, आइडियोलॉजी वहीं खत्म है तुम्हारी। क्या फिलोसफी, क्या दुनिया, कोई मतलब नहीं है। सपने में भी फोटो बनाओगे तो 10 लोग मिलकर एक का शिकार कर रहे हो ना, भीम बैठ कम चले जाओ, ऐसी बंद को यहां मैं मर जाऊंगा। पधारो हमारे देश। तू ना चाय कम पी है, तेरी चाय कम रही है आज। आइए, नीचे मैंने रखा हुआ है। ओके, राइट। सो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू चेंजेस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लीड्स टू चेंज इन आइडियोलॉजी। यही एक कल्चर में हमको देखना है। सो व्हेन वी शैल डिस्कस अबाउट द कल्चर, कैसे ये चेंज हुए, बस उस पैटर्न को समझना है। इसीलिए मैं आपको ये कल्चर पढ़ा रहा हूं। ये बैकोफैन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने जो कल्चर स्टेज बताया है कि कैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, उससे कैसे ऑर्गेनाइजेशन, उससे कैसे आइडियोलॉजी चेंज होगी। फिलोसॉफी की बात तो तब करोगे जब पेट भरा होगा।
वरना ऋग्वेदिक पीरियड में मंत्र क्या कहते हैं? रई दो, धन दो, संपत्ति दो, अनाज दो, पुत्र दो, है। और जैसे लेटर वैदिक में आते हैं ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, पहले कहां गया था भाई साहब? राइट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, आइडियोलॉजी चेंजेस। कब तो निर्वाण ले ले कि पैसा कुछ नहीं है, वो बोलता अच्छा लगता है जिसने खूब कमाया हो। करोड़ रुपए कमाने, 15,000 करोड़ कमा लिए, पैसा कुछ नहीं है, सब माया है, सब माया है। तो पहले उस माया के लेवल पे पहुंच जाए, फिर माया दिखाइए, राइट। सो दिस इज द थिंग, विद द कोर्स ऑफ टाइम योर बिलीफ हैज बीन चेंज्ड, राइट। एक टाइम आता है जब आप टेक्निकल एडवांसमेंट से, आइडियोलॉजी से थक जाते हो, तब एक नया मार्ग खुलता है, किसका? एस्केप्स, नया लाइफ, जो बात करता है बियॉन्ड की। वो तब होता है जब आप उस लेवल को क्रॉस कर चुके होते हैं। ऑल द फिलोसोफर्स वर वेरी मच इंटेलेक्चुअल, वो साधारण आदमी नहीं है, दे वर इंटेलेक्चुअल पीपल, जिन्होंने उसके बियॉन्ड गए कि जब हम मेटेरियलिस्टिक के एडवांसमेंट के टॉप पे पहुंच चुके हैं, अब क्या? मेटेरियलिस्ट लाइफ का एंड क्या हो गया? प्रॉपर्टी, पैसा। अब नाउ व्हाट द सेकंड? देन दे थॉट अबाउट समथिंग एल्स, के नहीं, लाइफ इज नॉट दिस वन। नॉन मेटेरियलिस्टिक लाइफ क्या है? आइडियाज, वैल्यूज, थॉट्स, वो कहां तक जाते हैं, क्यों आते हैं? एक नया लाइफ स्टार्ट होता है। आर्णक्य आते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, मीमांसा आ जाते हैं, राइट। अ न्यू लाइफ आता है विच थिंग्स बियॉन्ड दिस मेटलिज्म। हाँ जी, लेटर वैदिक। वैदिक में सिर्फ एक है, ऋग्वेदिक में ऋग्वेद, उसके बाद अथर्व, यजुरा, सामा, आर्णक्या, उपनिषदा, वेदांगा, ये सब लेटर वैदिक में। विद द कोर्स ऑफ टाइम थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। हमें बस उस चेंज को देखना। मैंने कहा ना कि हिस्ट्री क्वेश्चन कहां देती है? वेयर समथिंग चेंज्ड, कंट्रीब्यूशन, रिफ्लेक्शन, बस हमें एनालाइज करना है। हमारे लिए हिस्ट्री ये नहीं है कि एंशिएंट में क्या लिखा है, स्टोन एज, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ही आइडियोलॉजी देगा। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा लेयर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कौन सा क्या होगा, क्वेश्चन वहां से बनता है। क्वेश्चन आता है कि हाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट्स द कंटेम्परेरी सोसाइटी। अब देखो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी है। तो कैसे आपका आर्किटेक्चर आपकी सोसाइटल आइडियोलॉजी को, राइट। आर्ट एंड आर्किटेक्चर तुम्हारी बनाने का तरीका क्या है? टेक्नोलॉजी। पर चीज क्या है? आप अपनी आइडियोलॉजी को मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट बिहाइंड दैट योर आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी किसके साथ जुड़ी हुई है? राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट्स द कंटेम्परेरी सोसाइटी, बिकॉज योर सोशल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर आइडियोलॉजी। और उस आइडियोलॉजी का मेटेरियलिस्टिक फॉर्म क्या है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो कैसे उस समय का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उस समय की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है? उनकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ, उनका बिलीफ, कौन सा पत्थर यूज हो रहा है, कौन सा तरीका यूज हो रहा है, उसका मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है तुम्हारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, राइट। एक प्यासा मरेगा तो उसके सपने में क्या होगा? राइट। और जो पानी में मरेगा, अब जरा उठा के देखो, जितने भी जो वाटर स्केर्ड जगह पे, जो वाटर स्कार्सिटी जगह पर जितने भी कंट्रीज बसे हुए हैं, उनके जन्नत की परिकल्पना देखो। 4 बाग, एक नहर, बड़ा सा बाग, बड़ा सा गार्डन, अच्छी सी वो, पास में हूरे। आपको वैसा स्वर्ग चाहिए? और जो पानी में डूब डूब के मरा हो उसको सूखी जमीन चाहिए, कोई पानी नहीं, क्योंकि पानी से बेजार हो चुका है। तो तुम्हारी कल्पनाएं भी तुम्हारी जीवन से डिपेंड करती है। अब आप बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स बना रहे हो जिसमें डोम शेप लगा हुआ है, बड़ी बड़ी मीनारें हैं, उस पर आर्बेस्क आ रहे हैं, मार्बल डिजाइन किया जा रहा है। तो एक एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी जिसमें बहुत लेविश लाइफ जी रही थी, राइट, जो एक प्रोपोगेंडा पे बिलीव कर रही थी कि इस तरह से प्रचार करना है, उस तरह की चीजें आ रही है। रीजनल कल्चर मिक्स हो रहा था, इस्लामिक इंडो मिक्स हो रहा था, एक नई सोसाइटी आ रही थी, इंडो इस्लामिक, इफेक्ट ऑफ सूफीज्म, इफेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। तुम्हारी सोसाइटी वैसी है जिसमें मिक्स होकर आ रहे हैं, तो तुम्हारी कल्चर भी मिक्स दिखेगी ना, इंडो इस्लामिक कल्चर, क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी भी मिक्स है।
आइडियोलॉजी। तो चीजों को समझने के लिए यह बेस बहुत जरूरी है कि आंसर देते समय तुम क्या सोच रहे हो, टेक्निकल, सोशल और आइडियोलॉजिकल। अगर ये तुम्हारे दिमाग में है तो आंसर सीधा जाएगा, तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधा जाएगा। अगर यही बात कर दे कि भाई इंडस वैली कल्चर में क्या कंटिन्यू हुआ, ये कि ये, अगर हम बात करें कि इंडस वैली कल्चर जो है आज की इंडियन कल्चर में हमारा क्या रिफ्लेक्शन है, तो आइडियोलॉजिकल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है, या टेक्निकल हो सकता है। फिर कल्चर में तो तीनों पार्ट है, टेक्नोफैक्ट्स, सोशियोफैक्ट्स एंड आइडियोफैक्ट्स। तीन तरह के फैक्ट्स होते हैं, तीनों में से उठा के देख लो, आंसर वही मिल जाता है। ना तो भागना न कूदना, पता होना चाहिए आंसर का बनने का बेस क्या है। अगर कोई पूछता है इस कल्चर में क्या है, तीन ही तो चीज है, टेक्नोफैक्ट्स, सोशियोफैक्ट्स, आइडियोफैक्ट्स, ये बन गई कल्चर। तो जब हम कल्चर का रेफरेंस देंगे तो हम कल्चर को इस तरह से पढ़ेंगे, चाहे वो इंडस हो, वैदिक हो, लेटर वैदिक हो, उनके आइडियोलॉजी क्या था, मौर्यंस की आइडियोलॉजी क्या है। फर्स्ट अगर चाणक्य की बात करें, फिर टॉक अबाउट चंद्रगुप्ता, ब्लड एंड आयरन, राइट, अशोका, धम्मा, राइट, पॉलिसी चेंज, आइडियोलॉजी चेंज, और जैसी आइडियोलॉजी वैसा रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखो उस समय का 36 के आसपास सेक्ट्स तुम्हारे पास है, राइट। आपके घर में ही आजीविक है, आपके घर में जैन है, आपके घर में ही बौद्ध है, चंद्रगुप्ता, अशोका एंड दशरथ, संप्रति फिर जैन है ना। तो आपके घर के अंदर भी एक मिक्स्ड आइडियोलॉजी है। तो आपकी कुछ गुफाएं आजीविक को, कुछ गुफाएं जैनिज्म को, बाकी बुद्धिज्म को, और बाकी सेक्युलर, है ना। थॉट, आइडियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली, फैमिली इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटी। तो जैसी फैमिली सोचेगा वैसे ही सोशल, मैंने कल तुमको बताया था, इफ फैमिली गेट चेंज सोसाइटी विल गेट चेंज्ड, बिकॉज फैमिली इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो कल्चरल है, तो अब हमें दिमाग में पता है कि जब हम कल्चर को स्टडी करेंगे तो हम उसके टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी, इसका अध्ययन करेंगे। तो ये तो रहा कल्चर, वो था क्रोनोलॉजी। अब तीसरा सोशल ओरिजिनल। भाई सोशली कैसे ओरिजिनल, कल्चर का तो हमने पढ़ लिया कि भाई 1 by 1 हुई, किसी ने कहा कि पहले ये थे, फिर ये थे, फिर ये हुए, किसी ने कहा कि भाई इकोलॉजिकल है, किसी ने कहा नहीं डिफ्यूजन से हुआ, जूलियन स्टीवर्ट अपना कहता है, लेस्ली वाइट ऊर्जा का सिद्धांत दे रहा है, सब अपने अपने सिद्धांत दे रहे हैं। और इस सिद्धांतों में उसके बाद कौन बड़ा सिद्धांत लेके आता है, क्या बोलता है, मैंने उसके क्या बोलता है, नियंडरथल में फूलों से सजाया था, मैं किताबें रख रख के मारूंगा, तुम्हारी ग्रेव ग्रूट्स के रूप में सारी किताबें सजाऊंगा ऊपर जिंदों के ऊपर। क्या कर रहे हो, मैंने उसके कहता है फंक्शनल एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ कल्चर हैज स्पेसिफिक फंक्शन, सो वाई दैट इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कल्चर। कल्चर का हर एक कंपोनेंट किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो कल्चर में है, राइट। तो कल्चर के हर पार्ट का एक काम है, और उस काम की वजह से वो कल्चर के अंदर रह रहा है, राइट। तो कल्चर का कोई भी ट्रेड उठा लो, कोई भी ट्रेड उठा लो, कोई भी इंस्टीट्यूशन उठा लो, फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, सबका कोई ना कोई रोल है। उस रोल की वजह से ही उसका पार्ट है। फंक्शनल एस्पेक्ट, मेलिनोस्की, फंक्शनलिज्म, थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म, फंक्शनल एस्पेक्ट। और इसने कहा कि अगर ये फंक्शनल ही स्ट्रक्चर और फंक्शन एक दूसरे को मेंटेन करते हैं, तो आ गया रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कि स्ट्रक्चर है तो, और स्ट्रक्चर नहीं होगा तो, हाथ है तो काम है, हाथ नहीं तो। मोलिनस्की क्या कहता है, काम है तो, और काम नहीं तो, बस उल्टा कर दिया, ये हो गया रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये सब का थॉट है। सो फॉर, अगर हम इसको ओवरऑल पढ़ें तो कल्चर एक एंटाइटी है जो फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल है, उसमें आइडियोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक टेक्निकल बेस है। तो जब हम पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे, मेटलिस्टिक एंड नॉन मेटलिस्टिक। जब बात टेक्नोलॉजी करेंगे तो मेटलिस्टिक पे आ गया, जब आइडियोलॉजी की करेंगे तो
नॉन मेटलिस्टिक आ गया। तो कल्चर में वो सब कुछ आता है। तो जब हम कल्चर पढ़ेंगे तो उसका आइडियोलॉजिकल है, अपना सोशल है, टेक्निकल है, फंक्शनल एस्पेक्ट है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, सब कुछ पढ़ेंगे। यानी सोसाइटी बनती कैसे है, उसमें लोग रहते कैसे हैं, राइट। फिर उन लोगों का रोल क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या करता है, कैसे सोसाइटी को एक बनाए रखता है, लोगों की बिलीफ, मोरल, आइडियोलॉजी क्या है, वो कितना कल्चर को कंट्रीब्यूट कर रही है, कल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस चीज को। बात वही हो जाती है कि तुम्हारी कल्चर के ट्रेड्स है, ये नहीं करना है, राइट। होता है ना, जिसको हम बोलते हैं टैबूज। एक वर्ड आता है टैबूज, वॉट नॉट टू डू। इनमें शादी नहीं होगी, इनमें खान पान नहीं होगा, ये तुम खाओगे नहीं, ये तुम पियोगे नहीं, यहां तुम जाओगे नहीं, ये तुम करोगे नहीं। इसको बोलते हैं टैबूज। प्रोस्क्रिप्टिव, जिसको प्रोहिबिटेड कहते हैं। तो प्रोहिबिटेड क्या है, दैट इज योर टैबूज। हर एक में होता है कि भाई गोत्र में शादी नहीं होगी, नहीं होगी ना, दैट इज द टैबू। आप अगर इससे बिलोंग करते तो आप ये खा नहीं सकते, इतने समय पे खा नहीं सकते, इसके यहां खा नहीं सकते, इस तरह से खा नहीं सकते। उनके अपने फंक्शनल एस्पेक्ट है। भाई हम कहते हैं कि रात को शयन के समय खाना नहीं खाना चाहिए, आपके लिखा डायरेक्टली साइंटिफिकली राइट है कि सूर्यास्त के बाद खाओगे तो दैट विल डायरेक्टली कन्वर्ट टू दी फैट, बिकॉज योर बॉडी गेट्स एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स। जैसे ही सनसेट के बाद अगर आपकी बॉडी में आप फूड इनटेक करते हो तो बॉडी में एक इमरजेंसी रिस्पॉन्ड आता है, रिजर्व इट, स्टोर इट। तो आपकी बॉडी उसको स्टोर करती है, मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता, वो सीधा फैट में मेटाबोलाइज होता है। तो कहते हैं शाम को खाने से फैट बढ़ता है, ऑफ कोर्स बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उसको कहां कर रही है, इमरजेंसी स्टोर कर रहा है। तो मेटाबॉलिज्म का टाइम है। इसलिए आप देखा होगा संस्कृत में कहा था भाई शाम को रहने से पहले पहले खाना खा लो, दिस इज फॉर यू। क्योंकि उन्होंने विद द कोर्स ऑफ टाइम ये चीज सीखा है। सुबह के खाने में फर्मेंटेड फूड होना चाहिए, तो सुबह दही खाते हैं ना। क्यों? क्योंकि सुबह से जब आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया ज्यादा होने चाहिए, गुड बैक्टीरियाज, तो आपके पेट में जाके और आपके जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको मजबूत कर सके, राइट। दोपहर का खाना सुबह के बजाय हल्का होना चाहिए, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं। और अगर आप वर्क कर रहे हैं तो अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो एनर्जी किधर मुड़ गई, फूड डाइजेशन में, यहां पहुंची नहीं तो बुद्धि शांत। सब माया है, आधे घंटे बाद माया मिलेगी। और नाम क्या है, डीप गहरी, जिसको बोलते हैं एक वर्ड है पावर नैप। वो पावर की परिभाषा 5 मिनट से आधे घंटे हो जाती है। क्यों? भारी खाना खाए। और शाम के टाइम सबसे हल्का खाना खाओ, क्यों? मेटाबॉलिज्म को टाइम दो। तो ये सब चीजें हमारे कल्चर में ऑलरेडी अवेलेबल है। विरुद्ध आहार, 2 चीज नहीं खानी है, दूध मूली नहीं खा सकते क्योंकि विरुद्ध है एक दूसरे के। आप खट्टा और मीठा, खट्टा और वैसे नहीं खा सकते एक साथ, बट खा रहे हैं, है ना। बढ़िया सा दिखा लो, जो व्हाइट पास्ता होता है, दूध, उसमें नमक, उसमें चीज, उसमें ब्लैक पेपर, जबकि दूध में इसमें से एक भी चीज मिलाना मना होता है। और व्हाइट सॉस वैसे ही बनता है आपका, ऊपर से मैदा और कॉर्नफ्लावर, अपना ये डालो, होल व्हीट फ्लावर। आप दूध को वहां नहीं मिलाओगे जहां पर ये इंग्रेडिएंट्स है। दूध का इंग्रेडिएंट अलग है, खीर बनाइए ना, क्रीम यूज कीजिए ना, आप दूध की जगह दूध का फटा यूज कीजिए ना। तो ये जो चीजें हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल्चर का अपना एक एस्पेक्ट है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसके लिए वो ठीक नहीं है। कि अगर आप एक प्रॉपर डेजर्ट के पर्सन हैं तो आपके फूड में मिर्ची ज्यादा होगी, चिली ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आप पानी कम कंजप्ट कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जो अमोनिया बनता है उसको करने के लिए आपके पास में मिर्ची चाहिए। आप तेज मिर्ची खाओगे और यही मिर्ची किसी शहर वाले को खिला दो वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। एडेप्टेशन ऑफ फूड। आप रोज वड़ा पाव खा के 2 दिन नहीं रह सकते। देखे बता दो, आपको मैं 1 हफ्ता वड़ा पाव खिलाता हूं, पेट की क्या हालत होती है। और वहां मुंबई, उनका सुबह वहीं से होता है ना। तो ये फूड हैबिट, ये सब कल्चर, यही चीज है। तो हम जब बात करें मेलिनोस्की यही कहता है कि कल्चर में हर चीज का एक रोल है। तो ये फंक्शनल एस्पेक्ट है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है। तो जब हम कल्चर को पढ़ेंगे
चाहे वो इंडस कल्चर हो, कॉपर कल्चर हो, वैदिक कल्चर हो, हमें पता होना चाहिए कि मैं रियली पढ़ना क्या है। तो अगर मैं इसको समअप करूं इन द कल्चर, तो हमको क्या पढ़ना है? उसका मेटलिस्टिक पार्ट, उसका नॉन मेटलिस्टिक पार्ट, दोनों ये पढ़ा मैंने कल्चर में। उसका आइडियोलॉजी, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी टेक्निकल पार्ट, उसका फंक्शनल एस्पेक्ट और उसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। दिस इज कॉल्ड द कल्चर। आइडियोलॉजी होगी नॉन मेटीरियल, ये हो गया मेटलिस्टिक, ऑर्गेनाइजेशन हो गई स्ट्रक्चरल और कल्चर हो गई फंक्शनल। व्हेन यू स्टडी सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, स्ट्रक्चर, क्वालिटी, फंक्शन, तो हमें कल्चर में ये सब चीजें पढ़नी है कि जब भी किसी कल्चर की बात करो ध्यान रखना कि मुझे कल्चर में ये पढ़ना है, राइट? अगर मैं इंडस पढ़ूंगा तो मुझे पॉलिटिकल सोशल लिखा हुआ नहीं हो, बट मुझे एजम्प्ट करना है क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेरे को लिखा हुआ नहीं मिला तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं देखूंगा वहां मकान कैसे बने हुए हैं, बड़े मकान कहां हैं, छोटे मकान कहां हैं, ठीक है, कौन सी चीज कहां मिल रही है, किस तरह के कपड़े मिल रहे हैं, जो मुझे आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं किस तरह के मिल रहे हैं। कि मुझे दो तरह के मिले, एक बड़े लेविश डिजाइन किए हुए चमकदार ग्लेज्ड, एक बिल्कुल टुकड़े से, सूखे से, अनगढ़ से, तो मैं क्या समझूंगा कि दो अलग अलग पॉपुलेशन रह रही है। एक 12 कमरों के मकान डबल स्टोरीड, एक 2 कमरों के मकान, क्या समझूंगा? सोशल हायरार्की सिस्टम है। एक जगह बड़े बड़े असेंबली हॉल्स, टेंपल्स एक जगह, और एक जगह सिंपल बने हुए, अलग अलग है। एक कोई अरिस्टोक्रेट रह रहे हैं, एक सिंपल लोग रह रहे हैं। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मुझे सब चीज यूनिवर्सल मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है, मतलब कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है विच इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। वो कोई भी हो सकता है, ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, सिंपल रिलीजन भी हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं इस चीज का कि सोशल इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया था, इफ यू टॉक अबाउट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे छोटा जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बैंड। दिस इज द प्रिमिटिव मोड ऑफ सोसाइटी, इसको बोलते हैं बैंड। बजाने वाला नहीं, बजने वाला। आजकल नहीं दिखते हैं, राइट? एक बार क्या हुआ, बौद्ध धर्म का नाम सुना है? पालों के टाइम में चाइनीज भेजे गए थे कुछ बुद्धिस्ट भिक्षु जो थे, मॉन्क्स जो थे, वो चाइना भेजे गए थे। उसमें एक थे बौद्ध धर्म, ग्रेट फिलोसोफर। वो चाइना कोर्ट में गया तो बहुत बड़ा नाम था उनका। तो चाइनीज एम्परर ने कहा कि मिलना तो है, लोगों ने उसके बारे में बड़ा कहा था, एक बार उनसे मिलो, बड़े ही ज्ञानी आदमी है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो एक दिन दोनों गए, तो वो बैठा हुआ था आराम से, एम्परर गया आराम से, उसको नमस्कार किया, अभिवादन किया। तो उसने देखा कि महाराज कुछ चिंता में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ? कि अंदर कुछ, मन के अंदर कुछ अजीब सा होता है, कुछ ग्लानि सी है, कुछ अंदर दुख सा है, आप ठीक कर देंगे? उन्होंने कहा हाँ। कि क्या करना है? कि कल अपने मन को लेके आना, तुम अपना मन ले आओ, ठीक मैं कर दूंगा। और बंदा रात को सोता है, अब मन कहां दिखे? पूरी रात सोचता है मन कहां है, मन क्या? सुबह उठा, उठते बोल धर्मन आ गया, हाँ जी मन कहां है आपका? वो कहता वो तो मिला नहीं। तो मुझे लगता है मेरी आत्मा में कुछ प्रॉब्लम है, ग्लानि हो रही है, कि कल आत्मा लेके आना। बहुत बंदा कल जाके बोल रही आत्मा कहां से दिखूं? तो तीसरे दिन बौद्ध धर्मन मिला, क्या हुआ? उसने कहा दिखा नहीं। तो बौद्ध धर्मन ने उसको बोला कि आप वो कोई भी चीज नहीं रख सकते जो आप नहीं चाहते। यू कैन परचेज वॉट यू वॉन्ट, नॉट वॉट यू डोंट वॉन्ट। जिसको आप नहीं चाहोगे वो आपके अंदर रह ही नहीं सकता। ये ग्लानि, ये क्षोभ आपके चाहने की वजह से आपके अंदर आई है, न मन है न आत्मा है, ये आपने पकड़ के रखा है इनको। आप जिस दिन इनको छोड़ देंगे दूसरे दिन ये आपको नजर नहीं आएंगे। यही प्रॉब्लम है, हम चीजों को पकड़ के अंदर बिठा के रखते हैं। नहीं होगा, नहीं होता, टिपिकल है, हार्ड है, हमने वो वर्ड पकड़ लिए हैं।
और पकड़ लिए इसलिए अंदर बैठे हुए। जो हो रहे हैं उनके अंदर ये शब्द नहीं बैठे हुए हैं, हमने पकड़ लिए। पेपर टफ था, पेपर टफ नहीं था, तुम कमजोर थे। उल्टा करो ना। हम उस लेवल को नहीं टच कर पाए जिस लेवल पे यूपीएससी हमको चाह रहा था, तो गलती उसकी नहीं है, वो तो वहीं खड़ा है। हम नहीं जंप कर रहे हैं क्योंकि हमने पाल लिया है कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। यही बात बौद्ध धर्म ने उसको कही थी कि जिस चीज को आप भूलना चाहते हो क्या आप याद कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग उसको वैसे ही निकाल देगा। आज से 7 साल पहले क्या हुआ कौन याद रखता है? तुमको भी याद नहीं है कि बचपन में किसका लड़ाई हुई थी, उस समय तुमने कहा था इसका मुंह नहीं देखूंगा, आज क्या पता नहीं गले मिलते होंगे। भूल ही गए तुम, माइंड से साफ है, बिकॉज यू लेफ्ट दोस थिंग्स। तुमने छोड़ दिया उनको। पर जिनको तुम छोड़ नहीं पा रहे वो अंदर बैठते हैं। छोड़ने का सबसे तरीका क्या है ही नहीं, नॉट ऑफ माई पार्ट, बात खत्म हो जाती है। बट हमें आदत पड़ी हुई है। तो किसी का हाथ देखना सबसे आसान इसलिए होता है, हाथ देख के सिर्फ कहता है आप सबके लिए सोचते हैं, आपके लिए कोई नहीं सोचता। वो सत्य बताओ, आप सबके लिए मरते हो बट आपकी कोई कदर नहीं है। आपके पांव में लक्ष्मी है, ये सब आपकी वजह से है। बताओ कौन काटेगा? साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कैन नॉट बी। तो पहले मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस एग्जाम को देने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू इज द इंपॉर्टेंट, यू आर द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। पहले खुद को कन्विंस करो कि ये एग्जाम मेरे लिए ही बना है, ये सब चीजें मेरी ही है, बस मुझे अंदर लेनी है कि ये मेरे लिए है और नहीं मेरे लिए नहीं है। अब कार्तिकेय सर मिले हुए तुमको कल, व्हेन आई डिस्कसिंग कार्तिकेय सर, उन्होंने कहा था कि मैंने 100 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन वो दे रहा, वो 14 नंबर था, पहले 13 मैंने छोड़ दिए। मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं बने, तो उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। उनका पहला क्वेश्चन था नंबर 14 और हम लगे पहले से नहीं आ रहा, दिमाग खराब, 2 3 4 5 6 10 तक आते थे तो अपने फ्यूज हो गए। पेपर हमारा है ही नहीं। 14 क्वेश्चन अगर तुम्हें लगातार नहीं आए तो बस अब तुम्हें गणना करना कि बाहर जाके क्या बोलना है। और मालूम एक डरे हुए आदमी को सबसे ज्यादा ताकत कब मिलती है? जब दूसरा डरा हुआ मिलता है। दोनों मिलकर कहते पेपर क्वाइट टफ। पेपर यूपीएससी का नहीं है, इट्स नॉट अ यूपीएससी पेपर। पता नहीं कहां से बना लिया। यूपीएससी ऊपर से पूछता था कहां से पढ़ के आए थे बेटा, क्या पढ़ा था? लक्ष्मीकांत। मैंने बोला लक्ष्मीकांत में से क्वेश्चन आएंगे। मैंने कहीं लिखा रमेश सिंह मेरी बुक है? मैं बोला कि आपको एनसीईआरटी किताबें कुछ देख, मैं बोला क्या कि नहीं बोला तो नहीं था। मैंने तो खाली लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वही तो बात है। अब आपको मैंने क्या कहा कि उसकी आइडियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे ऑर्गेनाइजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमने सोच का दायरा बना लिया। हम क्या करते हैं, जगह फाइंड करते हैं। इसको पूरा कर ले तो क्वेश्चन है, इसको पूरा कर ले तो क्वेश्चन है, इसको पूरा कर ले तो क्वेश्चन। क्वेश्चन वहां थोड़ी ही है, क्वेश्चन आइडियोलॉजी में, क्वेश्चन थॉट में है। तुम्हें आइडियोलॉजी समझ में आनी चाहिए। इस बार मैं बार बार बोला क्वेश्चन क्राइसिस देगा, क्यों देगा? एरा ही क्राइसिस का है। 8 क्वेश्चन क्राइसिस के थे ना। एरा तुम्हारा फॉरम का है। अलोन कंट्री कैन नॉट डू एनीथिंग। तो क्वेश्चन फॉरम पे आएंगे, बड़े बड़े कमिटीज पे आएंगे, तुम किसके मेंबर हो, कौन कहां अलायंस कर रहा है, किसका। क्वेश्चन तो यही है क्योंकि अकेला देश कुछ कर नहीं पा रहा है। अब यूएसए भी कुछ नहीं रहा, वो खुद अपने पैसे एक दूसरे से मांग रहे हैं, भाई प्लीज यार 10 दिन और दे दो। गवर्नमेंट बार बार मांग रही है, राइट? क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है सारा। बैंक बैंकरप्ट हो रही है, बैंक खुद ही बैंकरप्ट हो रही है, राइट? यहां तो 2000 के नोट बन गए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आदम तो साल भर पहले से नहीं देखा है। अपनी इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ता 2000 रुपए से। बात इतना ही है, डॉलर से पैसा कितना गया, ऊपर गया, किसी ने सोचा ही नहीं है। अपने को सुबह का मिल जाए, दोपहर मिल जाए, शाम खाना मिल जाए, बात खत्म, अपनी इकोनॉमी वहीं खत्म। इसीलिए तुम जिंदा हो कि तुम्हारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी ज्यादा लेने देना नहीं है। पेट्रोल 80 रुपए थे तब भी भरा रहे थे, 108 है तब भी भरवा रहे हो। ये जो मैंने कहा ना मिडिल क्लास जो है ना, ये तुम्हारी रीड है। ये सब शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा पैसा होगा, लिवाइज नहीं होगा तो 500 रुपए, वो जूता भी चल जाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है। ये एडजस्टेबल है। इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा फायदा है एडेप्टेबिलिटी, बहुत जबरदस्त है, राइट?
मकान में रह रहे, 4 से 3 में रह लेंगे, 2 में रह लेंगे, गांव चले जाएंगे, किराए पर रह लेंगे। वो लोग स्टिफ है क्योंकि उन्होंने एक तरह का लाइफ जिया हुआ है। उनका सोशल लाइफ बहुत एक अलग इंडिविजुअल लाइफ है। थोड़े अटैक हुआ क्राइस, यहां तो परिवार पीछे खड़ा हो तुम्हारे, वो कोई नहीं, घर आ जा, गेहूं हम बेच देंगे, तेल हमारे आ जाएगा, बाकी काम हो जाएगा, टेंशन ना ले, 10 चीजें ही हो जाएगी। स्ट्रक्चर बहुत पावरफुल है। इंडिया का बात है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट जो हमारा है ये बहुत पावरफुल है, उनका नहीं है। सो भाई वेस्टर्न कंट्रीज में क्राइसिस बहुत तेजी से फैलता है, चाहे वो कोरोना के टाइम हो, चाहे अभी हो। डर बहुत है, फियर बहुत है, फिर एंजाइटी बहुत है लोगों में। वो कोरोना से नहीं मरे थे, फियर से मर गए। हम वास्तव में कोरोना से मरे, जो मरा वास्तव में कोरोना से, फियर से कोई नहीं मरा है। फिर उन्होंने तो हाथ लगाना ही छोड़ दिया था। ये बात है। और दूसरी बार में देख लो, 3 बार कोरोना आ गया, लोगों ने मास्क पहन लिया, तो 1 बार पहना था, उसके बाद मास्क आ गया, किसी को पता ही नहीं। और मास्क भी ऐसा जिसको 2-2 के पहना जा रहा है। कौन सा 90-45 कौन सा ठीक है, एक कपड़े का बनवा लिया, उसमें दुनिया चली, उसको भी नाक पे, यहां पे मास्क है, यहां मास्क नहीं है कि कोरोना आने दे, जाने नहीं देंगे, आने दे पहले। हमारे सारे मार्क्स यहीं खत्म हो जाते, इतने तक, बस इतने में है हमारा मार्क्स। इसीलिए जल्दी तुम्हारा आ गया। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी तुम लोगों, हम लोगों ने कर ली। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होते, हो गई, हमने मान लिया हो गई। अब कोरोना के केस आते तो देखते ही नहीं है, हो गया भाई, हो गया। जैसे निमोनिया वैसे कोरोना है, राइट। और जो मरते हैं कि भाई उम्र थी, हम कोरोना थोड़ी मारते हैं, भाई उम्र थी, भगवान थे, ले गया ले गया। अब क्या कोरोना, क्या हम तो कोरोना क्या था जी, मृत्यु आगे थी सब, चला गया। इससे पहले भी तो बहुत हुए हैं, यही क्यों मरा। तो बड़ा संतोष वाले लोग हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब तीसरी बात थी कि इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो पहले हमने किसको नाम लिया, द फर्स्ट इज बैंड। बैंड इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। कहां रह रहे हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज। जहां पर जैसे कालाहारी जो बुशमैन्स है, अब उनमें क्या होंगे कि भाई आपको मालूम है कि 5-10-20 किलोमीटर पानी नहीं है, पानी का एक छोटा सा सोर्सेज है। उस सोर्स में आप कितने लोग सर्वे कर सकते हो कि मैक्सिमम बैंड आपका कितने का हुआ, 20 लोगों का। छोटा सा बैंड है, ठीक है। आप उनके साथ दौड़ रहे हैं, जो मिला खा गए, जो हिलता दिखा खा गए। आपके पास और क्या रिसोर्सेज है, जो मिला वहीं खा लिया, आगे जाना है नहीं, राइट। तो वो लोग हैं छोटे छोटे बैंड्स में रह रहे हैं, बुशमैन्स हैं, हॉटेंटॉट्स है, हॉटेंटॉट्स है, बुशमैन्स है, छोटे छोटे बैंड्स में रहते हैं। और मैट्रिमोनियल अलायंस कैसे होता है कि जब 2 बैंड एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वहीं शादी ब्याह की बात हो जाती है। बस हो गया मैट्रिमोनियल अलायंस, तू ये ले ले, तू ये दे दे, बात खत्म। फिर दौड़ना शुरू कर दिया। एक ही पूछते हैं, दौड़ना आता है क्या, तो चलो क्राइटेरिया पूरा, बाकी हम देख लेंगे, बस दौड़ना आना चाहिए, पीछे पीछे दौड़ना है, वो नट लेके आते हैं, तो दौड़ते रहो, क्योंकि आपका लाइफ यही है। सो बैंड्स जो है, दीज आर दी सोसाइटी, जहां पर बिल्कुल होमोजेनियस सोसाइटी है, 20-50 लोगों का ग्रुप है, साथ रहता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट होता है आपस में मिलकर ले लेते हैं, ठीक है, वो उनका काम खत्म हो गया। अब बैंड्स के बाद जो सेकंड एडवांसमेंट की स्टेट आती है, वो आता है ट्राइब्स, राइट। व्हेन यू हैव सम मोर रिसोर्सेज, कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ, आप छोटे छोटे ग्रुप से थोड़े बड़े ग्रुप में आ गए, एक जगह रह रहे हैं, एक जैसा किनशिप ग्रुप बना, एक जैसी फैमिली थी, फैमिली बड़ी हुई, आपने एक जगह ले ली, वहां पे थोड़े पशु रख लिए, थोड़ी सी डोमेस्टिकेशन कर लिया ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी एग्रीकल्चर भी हो गई है, प्लांट्स भी हो रहे हैं, हंटिंग फूड गैदरिंग भी हो रही है, तो एक छोटा सा आपका ट्राइब बन गया। अब ट्राइब में क्या सिस्टम हो सकता है, या तो आपने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए हो, भाई तेरी एज क्या है, माई एज इज 18, ठीक है, तेरा काम है शिकार करके ला, प्रोटेक्शन रात के टाइम में पहरा देगा तू। आपकी एज क्या, 18 to 35, तुम घर संभालो, खेती संभालो, आने वाली मैनेजमेंट करो। तुम्हारी एज क्या है, 35 से ऊपर है, 35 से ऊपर है, ठीक है, तुम्हारा काम है उस पंचायत में जाके सदस्य बन जाओ। एज क्या, 50 से ऊपर है, आप ग्रुप के लीडरों में शामिल हो जाओ, राइट। सो एज बेस्ड ग्रुप, या फिर जो सबका हेड होगा उसको आपने नेता बना दिया, किस काम के लिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कोई बड़ा काम नहीं है, फैसला कौन ले रहा है, ट्राइबल, पर उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एक पर्सन। दैट कैन बी ए समन, ओझा हो सकता है, तांत्रिक हो सकता है, उसका हेड हो सकता है, रिलीजियस हेड, क्योंकि ट्राइब्स में धर्म बहुत स्ट्रांग होता है, उनको जोड़ने वाला सबसे बड़ा जो पावर है उनका बिलीफ है, इसलिए वो बिलीफ पे कुछ भी कर जाएंगे। अगर उनको लगेगा कि हमारे बिलीफ सिस्टम पर आए तो वो कटने में 2 मिनट लगाएंगे। बिलीफ उनका बहुत, क्योंकि उनको जोड़ने की जो सबसे बड़ी ताकत है
वो उनका रिलीजन, उनका बिलीफ, उनके ट्रेडिशंस है। तो हो सकता है जो बिलीफ का टॉप पे है, जो पुजारी है, प्रीस्ट है, समन है, वो हेड हो, बट उस हेड की एक सिंबॉलिक है वो, जो एक ग्रुप के रूप में आ रहा है। तो ये आती है सेकंड, इसमें नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, एक पूरी ट्राइब होती है। जब आप ऋग्वेदिक पीठ पढ़ोगे, दैट इज टोटली ट्राइब कम्युनिटी। अलग ट्राइब थी, उनके अलग अलग लोग थे, और एक ट्राइब का एक हेड होता था, दैट वाज हेरिडिटरी। उसका काम क्या था? उसका काम क्या था? एक ही काम होता था कि जब वॉरफेयर का टाइम हो, डिस्प्यूट टाइम, उसमें खड़ा हो जाए, वॉरफेयर में लीड करे, बस वही काम है आपका। बुशमैन, हॉटेंटॉट्स, कालाहारी डेजर्ट। अब उसके बाद में बैंड, ट्राइब। तो फर्स्ट वाज दी बैंड एंड सेकंड वाज दी ट्राइब, और ट्राइब के बाद आता है चीफटेन। यू हैव अ लीगल ऑथोराइज्ड हेड ऑफ योर कम्युनिटी। अब जो हेड होगा वो लीगली ऑथोराइज्ड है, उसका कहवा लास्ट है, वो जो है उसमें सारे पावर्स है, वो तुम्हारी ट्राइब का हेड है, यानी अब तुम्हें उसकी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। सरदार, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं, चीफटेन का वर्ड हो गया सरदार, मुखिया। तो अब उसके अंदर यू हैव ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल पावर, वो होते हैं चीफटेन्स। देखिए हेटेरोडॉक्स सोसाइटी आ गई। अब तुम्हारी सोसाइटी एक होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस होगी। वाई सो? बिकॉज पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो एक अथॉरिटी के पास में, बाकी पावरलेस है। सो पावर एंड पावरलेस, तो पावर आ गया हेड पे, तो ये है सोसाइटी चीफटेन्स। और इसके ऊपर की व्हेन सोशल हायरार्की इज एट द टॉप, हेटेरोजीनियस सोसाइटी और द टेक्निकल एडवांसमेंट, तब ये बदल जाते हैं किसमें? स्टेट। राइट? अब क्या बन गए? स्टेट। सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी, स्टेट एंड स्टेटलेस। स्टेट सोसाइटी में क्या होगा? एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा, मिनिस्टर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, एक बकायदा उनकी सभा होगी, उसके अंदर पूरा न्याय, लॉ एंड जस्टिस सिस्टम होगा। तो एंथ्रो जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं हेड एंड हेडलेस, और लॉ पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं स्टेट सोसाइटीज। ये बस इतना फर्क आता है। तो हेड का मतलब स्टेट सोसाइटीज। तो आपने पढ़ा सबसे पहले कौन होते थे? बैंड, ट्राइब, चीफटेन, स्टेट। हेटेरोजेनिटी का लेवल बढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ा, दोनों कॉम्प्लेक्स होते गए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो आइडियोलॉजी भी कॉम्प्लेक्स। तो ये था सोशल, वो था कल्चरल। तो कल्चरल इवोल्यूशन हुआ, सोशल इवोल्यूशन हुआ। अब तीसरा आता है वो जिन्होंने इस कल्चर को बनाया। राइट? अभी जो कल्चर बनी है अलग अलग लोगों से मिलकर बनी है। किस टाइम कौन आए? तो हमने एक सिंपल बात कही थी कि सबसे पहले हम किन की बात करते हैं? रामापिथिकस, ड्रायापिथिकस, शिवा, पिथिमिस एप, पिथिमिस एप। पिथिकस का मतलब होता है एप, कि ये ह्यूमन नहीं है, ये एप है, बट ये एप से थोड़ा एडवांस्ड है, कि मतलब ह्यूमन और एप के बीच में आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले किसको देखा? रामापिथिकस को। राइट? आपका रामापिथिकस लगभग 2.40 साल पहले आपके रामापिथिकस जी आए, 2.40 लाख, यानी कि अराउंड 2.4 मिलेनियम के पास रामापिथिकस आए। इन्हीं को रामापिथिकस कह दिया, किसी ने इसको ड्रायापिथिकस कह दिया, किसी ने इसको शिवापिथिकस कह दिया। रामा, शिवा, ड्राया, ऑल ओवर द पिथिकस। एप में क्या होता है? सबसे बड़ी बात, आपकी जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है, इट इज अराउंड 600 to 650 सीसी। सीसी वर्ड समझते हो ना, जो मोटरसाइकिल में यूज करते हैं। कितने सीसी का इंजन है? उसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? मैं यही पूछ रहा हूं, सीसी क्या बताता है? पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी, पर सेंटीमीटर आपका पावर। इट डिनोट्स पर क्यूबिक सेंटर पावर जनरेशन। राइट? जैसे हम हॉर्स पावर की बात करते हैं, हॉर्स पावर क्या होता है? हाँ, एक ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जितने हॉर्स चाहिए वो हॉर्स पावर है। क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी को यहां बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, होता है क्रेनियल कैपेसिटी। आपके क्रेन की कितनी कैपेसिटी है ब्रेन को लेने की, होल्ड करने की? क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी। तो एक एप का जो ब्रेन है उसमें जो स्पेस है
जो कैपेसिटी है ब्रेन वाली वो सिर्फ 650 सीसी है। 500 टू 600 सीसी होती है। हाइट कितनी होगी? अराउंड 4 फीट मैक्सिमम, राइट। दूसरी बात, जो बॉडी है वो स्प्रिंग शेप्ड होगी। टेल है, बॉडी स्प्रिंग शेप है, राइट। और हाथ और पांव जो है ये ग्रास्पिंग होते हैं, किस चीज को पकड़ने के लिए, झूलने के लिए, हिलने के लिए। तो यहां पर उसके जो होते हैं, यहां पे आपको देखेंगे लॉन्ग नेल्स होते हैं और हाथ बिल्कुल सपाट ऐसा होता है कि पकड़ने के लिए ठीक है। हमारा थंब अपोजिट है, उनका यूं है। विद द इवोल्यूशन ये यूं हुआ, राइट। पांव हमारा अभी से देखो बिल्कुल वैसा ही है, 500 एक साथ है, पर हाथ में ये बदलाव आया। ये आपकी कैपेसिटी ग्रास्पिंग बढ़ाने के लिए। उनके हाथ पांव तुमको एक जैसे नजर आएंगे, जैसे पांव की अंगुलियां वैसे ही हाथ की अंगुलियां। तो एप का जो स्टार्टिंग है वो उसकी क्रेनियल कैपेसिटी में, उसकी हाइट, उसका सिस्टम, राइट। दे आर द नेचुरल एनिमल। हमने पढ़ा था ना फेरल चिल्ड्रन, उससे पहले के ओरंगउटांग जैसे लोग। तो ये रामापिथिकस सब ओरंगउटांग थे, रामापिथिकस, सिवापिट्रा। इससे जो अगले आए दैट वाज यस। अभी कल्चर का स्टार्टिंग नहीं है, अभी आपके पास टूल्स नहीं है, क्योंकि आप एप हो। यह है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलो मतलब साउथ, पिथिकस मतलब एप, एप ऑफ साउथ, राइट। एप है, मैंने बता दिया उनके कैरेक्टर क्या है। आंखों के आगे बड़े बड़े रिजेज होंगे, मुंह थोड़ा आगे की ओर होगा। ये क्लेविकल बोन है, ये नहीं होते। हाथ साइडों में नहीं होंगे, सामने होंगे। ध्यान रखना, गर्दन बड़ी नहीं होती नहीं है, क्योंकि आपको हेड नहीं संभालना है। हमारे इरेक्ट होने का सबसे बड़ा घाटा हमको दो चीज का पड़ा, एक स्टिफ नेक, एक बैक एक, क्योंकि हमारा सारा भार इन्हीं पे पड़ रहा है। ये जो बड़ा हुआ ब्रेन है, इसका भार किस पे आ रहा है? नेक पे। और आपकी बॉडी के एलोंगेशन का जोर किस पे आ रहा है? बैक पे। तो बैक एक और स्टिफ नेक सिर्फ ह्यूमन में होता है। आप बंदर ऐसे नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही पहले से ये फर्क आया हम लोगों में, राइट। ये हिस्सा, ये पेल्विक, ये चौड़ा हुआ। हाथ पहले यूं है बॉडी, आप देखो कभी किसी आपको वो यूं रहता है, आप यूं है, तो ये बोन बनी जिसको बोलते हैं क्लेविकल। इसने आपकी शेप को सीधा किया है, हाथों को परपेंडिकुलर लेकर आया है, राइट। ये सबसे बड़ा फर्क पड़ा है। आपका जो नीचे का जो हिस्सा है, जो तलवा जो है, वो एस शेप में आया है, स्प्रिंग बना है वहां पे, ताकि आप दौड़ सको। आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एस हुई है, ताकि शॉक एब्जॉर्ब हो जाए। यहां और यहां यूं है और बीच में यूं है, ये एक एस शेप लेती है, ताकि आप जब कूदो गिरो तो ये डिस्क आपको स्प्रिंग का काम करे। ये सारे चेंजेस आपने लिए। स्टर्नम थोड़ा संकरा हुआ है, ये फीमर ये सबसे ज्यादा मजबूत हुई है आपकी। एक आप किसी मंकी की फीमर देखो, ज्यादा वैसे नहीं होती, राइट। तो विद द कोर्स ऑफ टाइम, तो पहले फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसके बाद जो ओल्ड वे जॉर्ज में हमको एक मिला, उसका नाम था होमो हैबिलिस। मीन्स एक ऐसा होमो जो अपने हैंड का यूज कर सकता है। हैबिलिस मीन्स यूज ऑफ हैंड, अपने हैंड का यूज करने वाला एक होमो। तो ये पहली बार और जब आपके शरीर में लिम्स में एक कैटेगराइजेशन हुआ कि ये पांव है और ये हाथ है। बंदर में हाथ पांव कहां है? वही हाथ है, वही पांव है। इसमें दोनों आपके अलग अलग हो गए हैं। ये है होमो हैबिलिस। इस होमो हैबिलिस के बाद में आप लेके आते हैं संस्कृति का बिगिनिंग ऑफ कल्चर। कौन आए? होमो। यहां से आपका कल्चर स्टार्ट होता है, होमो इरेक्टस, राइट। द टूल मेकर्स, कंट्रोल यूज ऑफ फायर। दो चीज लेकर कौन आ रहा है? होमो इरेक्टस। हाइट 5 फीट, सीसी अराउंड 1250 टू 1500 के बीच में। मतलब हमारा कितना है? 1500 टू 1650, तो इक्वल आ रहे हैं, लगभग 1250 के आसपास ये पहुंच चुके हैं होमो इरेक्टस। तो ये कौन है? ये टूल मेकर्स। कंट्रोल यूज ऑफ फायर, ये आपका बनाएगा लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर
पैलियोलिथिक एज कौन बना रहा है? होमो इरेक्टस। तो ये पहली बार आपके आए हैं कल्चर को क्रिएट करने वाले, बिकॉज वी डिस्कस्ड दैट कल्चर इज प्योरली मैन मेड। तो दीज वर द पीपल, फर्स्ट पीपल होमो इरेक्टस, जिन्होंने आपकी कल्चर को बनाया है। लोअर पैलियोलिथिक आ गया, इसके बाद लोअर के बाद होमो, इसके बाद में आपके पास में यूं ब्रांच निकली हुई है। एक तरफ आपके कौन आ रहा है? और एक तरफ आ गए होमो सेपियंस। अब होमो इरेक्टस के बहुत नाम हैं, जैसे मैंने बताया था पिथेंकेंथ्रोपस, जब आप चाइना और जाम जाओगे, होमो इर्गेस्टर, होमो सोलेनेसिस, होमो फ्लोरेंसिस, होमो निडेल, ये सब इसी के नाम हैं, सिर्फ इरेक्टस के। एक आदमी खड़ा हुआ, वो जहां मिला, अब देखो नामकरण अलग है। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक टूल मिला, कहां से मिला? कि एस्चुली की केव से। मैंने उसको क्या नाम दे दिया? एस्चुलियन, राइट? पहला नाम दिया। अगर मुझे वो वॉला लेक के बारे एक बार और मिला, मैंने उसका नाम बोल दिया एस्चुली वॉला। तो नोमेनक्लेचर ऐसे ही होता है कि अगर आपको निएंडर केव्स में मिलेगा तो उसका नाम क्या हो गया? निएंडरथल, राइट? अगर वो नेदेली में मिलता है तो उसका नाम हो गया होमोनिडेली, राइट? अगर वो तेज दौड़ने वाला है, भागने वाला है, गति वाला, उसका नाम हो गया होमो इर्गेस्टर। हम उसके मान जाते हैं कि हम उनके डिसेंडेंट्स हैं, होमो एर्गेस्टर, क्योंकि वो भागने वाला था, दौड़ने वाला था, और हमने दौड़ दौड़ के जिया है। कोई पीछे लगे, हम किसी के पीछे लगे हैं, होमो एर्गेस्टर। तो ये सब इरेक्टस के नाम थे, चाहे वो जावा मैन हो, चाहे वो पैकिंग मैन हो, चाहे वो हमारा होमो नर्बडेंसिस हो, ये सब होमो इरेक्टस है, राइट? 2 मिलियन के आसपास ये लोग अफ्रीका से रेडिएट होते हैं। रेडिएट होकर किधर निकल गए? यूरेशिया, यूरोप, एशिया और नीचे ऑस्ट्रेलिया में। ये यहां से रेडिएट हुए 2 मिलियन के आसपास। तो 2 मिलियन के पास आपके पास होमो इरेक्टस अफ्रीका में तो है ही, इसके अलावा ये एशिया में भी पहुंच गए, यूरोप में भी पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए। तो ये सब जगह रेडिएट हो गए, सब जगह रेडिएट, क्योंकि लाइफ का जो पहला चीज था वो अफ्रीका से पैदा हुआ, क्योंकि वहां का जो वुड फॉरेस्ट जो था, सबसे पहले अनुकूल वहीं हुए थे आप उसी कॉन्टिनेंट में। जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी प्लस क्लाइमेट चेंज का जो फेवरेबल था, वो पहले आपको वहीं मिला। और हो सकता है कि वहीं के एप में पहले म्यूटेशन हुआ हो। हमारे पास थ्योरी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हम वास्तव में इसी लाइन से गुजरे हो। जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है कि हम इर्गेस्टर की है। हो सकता है कोई बीच में और आया जो हमें मिला ही ना आज तक। हम तो जो दबे हुए मिल रहे हैं उसके हिसाब से लाइन बना रहे हैं। क्या पता कितनी गुफाओं में, कितने बर्फ के नीचे लोग बड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। हम तो बस जो जैसे जैसे मिल रहे हैं वैसे वैसे लाइन बना रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, फिर होमो इरेक्टस आया, फिर निएंडर, हमने पहले निएंडरथल को मान लिया था, इससे सेपियन बना। बाद में समझ में आया कि एक टाइम था जब इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियन तीनों साथ साथ रहे हैं, राइट? तीनों साथ साथ रहे हैं। एंड एट द टाइम अ थ्योरी वाज प्रपोज्ड, जिसको कहा गया था थ्योरी ऑफ रिप्लेसमेंट एंड थ्योरी ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग कहते हैं कि यूरोप के इलाके में सेपियंस और निएंडरथल साथ साथ रहे, और साथ साथ रहे, इंटरब्रीडिंग किया, और 2-3 पीढ़ी के बाद निएंडरथल खत्म हो गए। पर अभी भी वहां पे जो लोग पाए जाते हैं उनमें 3% डीएनए जो है वो निएंडरथल का है, जबकि वो सेपियंस है, राइट? इसको कहते हैं इंटरब्रीडिंग थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या कहते हैं कि सेपियंस ने सबको रिप्लेस किया। क्यों? पहली बात, टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे, इनके टूल्स काफी, वेपन्स काफी मजबूत थे। तीसरी सबसे बड़ी बात कि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो ये जहां पर गए वहां के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जो नहीं कर पाए वो धीरे धीरे खत्म हो गए। सो 2 थ्योरीज, रिप्लेसमेंट एंड इंटरब्रीडिंग। या तो इंटरब्रीड किया होगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम कहते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज के पीपल आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। अब इससे कह सकते हैं या तो होमो और निएंडरथल और सेपियन एक ही रहे होंगे, या फिर अलग अलग स्पीशीज तो हो नहीं सकता। तो ये दोनों थ्योरी काम करती है साथ, बट इंटरब्रीड की थ्योरी ज्यादा मानी जाती है रिप्लेसमेंट से, कि हुआ है, साथ रहे हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि होमो सेपियंस कब आए हैं, और 65,000 बीसी तक निएंडरथल रहा है। तो बीच में कितना टाइम हुआ?
5000 ईयर्स तक इनके बीच में इंटरकनेक्ट हुए हैं। 5000 साल कम नहीं होते, राइट? अगर एडी के बाद देखें तो हमें तो 2100 साल ही हुए हैं। अगर इंडस से अब तक लें तो हमें कितने साल हुए हैं? 4700, 4700 ईयर्स हुए हैं। अभी तो 5000 भी पूरे नहीं हुए हैं, और कितनी बड़ी सिविलाइजेशन हम जी चुके हैं। तो 5000 टाइम ईयर्स लोग साथ रहे हैं। तो ये होमो इरेक्टस है, जिन्होंने बनाया कौन सा? लोअर पैलेलिथिक। मिडिल में कौन कौन आए? और साथ में, क्योंकि होमो लोअर पैलेलिथिक का टाइम क्या रहा है? 5 to 1, 5 लाख बीसी टू 1 लाख बीसी। मिडिल का क्या रहा है? 1 to 40। तो इसमें निएंडरथल भी आ गए और सेपियंस भी आ गए, तो हो सकता है दोनों साथ रहे। और अपर पैलेलिथिक का टाइम क्या रहा? 40 to 10। इसमें सिर्फ कौन थे? होमो सैपियंस। तो मिडिल पैलेलिथिक के बाद में सारा जो टाइम है वो किसका रहा? होमो सैपियंस। इसके बाद है मेसोलिथिक, इसके बाद है नियोलिथिक। तो लोअर पैलेलिथिक किसका हुआ? होमो इरेक्टस का। मिडिल में कौन रहे? यूरोप का टाइम होता था निएंडरथल रहे 5000 साल तक की, और बाकी टाइम किसका रहा? होमो सैपियंस। तो आगे सब कल्चर किसने बनाया? होमो सैपियंस। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कल्चर बनाई। तो हमारा पूरा सिस्टम एक साथ काम किया, राइट? कैसे कैसे काम किया कि पहले हमने देखा क्रोनोलॉजी क्या थी, दूसरा कि कल्चर का इवोल्यूशन क्या था, तीसरा हमने पढ़ा बनाने वाले लोग कौन थे। ये अब बनता है हमारा बेस। तो जब हम अब एंशिएंट इंडिया में पढ़ना, जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ेंगे कहां हुई, किसने की, टूल्स क्या थे, कल्चर कैसी थी, राइट? चाहे लोअर, मिडिल, अपर, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, और उसके बाद आता है कॉपर एज और फिर इंडस वैली। हमारा क्रम पढ़ने का यही रहेगा, क्योंकि मिडिल के बाद हम ये सोचना बंद कर देंगे कि बनाया किसने, बनाने वाला एक ही था, कौन? होमो सैपियंस। तो बात करने की जरूरत लोअर में जरूरी है इरेक्टस, मिडिल में थोड़ा सा निएंडरथल, बाकी टाइम सैपियंस। तो ये हमारा टाइम रहेगा, ठीक है? तो कल से हम शुरू करेंगे अपना पहला स्टोन एज, लोअर, मिडिल और अपर, उससे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।